सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिजनेस स्टडीज का 4th चैप्टर कल हमने काफी हद तक रिवाइज कर लिया था। रिमेनिंग पोर्शन अब रिवाइज कर लेते हैं। अपने नोट्स ओपन कीजिए। बहुत ज्यादा शॉर्ट में लिखा है ये, मतलब शॉर्ट में है लेकिन कंटेंट पूरा चैप्टर का दिखेगा। और आपके पीछे बुक के पीछे का क्विक रिवीजन ही है ये, कुछ स्पेशल डिजाइन किया गया नहीं है। आप भी इससे बेहतर और अच्छा क्रिएटिव बना सकते हैं। कितने पेज लगे बेटा इसमें? ओवरऑल 1 पेज। देखा जाए तो 1 पेज लगा, सिंपल। अब ये प्रिंटेड है तो हो सकता है याद कुछ कम हो, अगर आप खुद हैंड रिटन लिख लेंगे तो याद होने के चांसेस कुछ ज्यादा होंगे डेफिनेटली। कल हमने इसमें से क्या क्या पढ़ लिया था? सर्विस सेक्टर क्या क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस पढ़ लिया था, बिजनेस, सोशल एंड पर्सनल। और हमने मेन जो हमें फोकस करना है वो बिजनेस सर्विसेज की है। हम यहाँ पर सोसाइटी के लिए ज्यादा बात नहीं करना है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, पैसे की बात करते हैं, सीधी सी बात। राइट बेटा? फिर फीचर्स ऑफ सर्विसेज हमने पढ़ा था, राइट? ये आपके सामने फीचर्स। फिर हमने बैंकिंग स्टार्ट कर दिया था, और बैंकिंग के अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, सेविंग, करंट, रेकरिंग डिपॉजिट, देन फिक्स डिपॉजिट, और एक स्पेशल कौन सा था? मल्टीपल ऑप्शन फिक्स अकाउंट, राइट? मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। और इसके बाद बैंक क्या क्या, कॉमर्शियल बैंक जो है ये क्या क्या सर्विसेज देते हैं जो बैंक्स हैं। सर सबसे पहले बैंक ड्राफ्ट हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं इसको। और इसका मतलब यही है कि पेमेंट 100% होगा, पेमेंट में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। वेयरएज इफ यू टॉक अबाउट चेक, अगर हम कंपेयर चेक से करें, मे बी और मे नॉट बी, डिसऑनर हो सकता है, और वो आपको प्रैक्टिकल कैश बुक में दिखेगा। चेक डिपॉजिट किया, क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, उसका आपको ट्रांजैक्शन दिखाना होगा कैश बुक में, सिंपल सी बात। नेक्स्ट था इसमें बैंकर्स चेक। क्या होता है बैंकर्स चेक? बताइए बेटा। बैंकर्स चेक पे ऑर्डर की तरह भी होता है। लोकल एक लोकेलिटी के अंदर अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। चेक यूनिवर्सल है, कहीं पे भी पूरे इंडिया में आप किसी को भी पेमेंट करना चाहें आप चेक के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जो ये बैंकर्स चेक है ये एक लोकेशन के हिसाब से चल सकता है। बीकानेर के आप दूसरे बिजनेसमैन को बीकानेर में पेमेंट करना है तो लोकल चेक कहते हैं इसको, चल सकता है, काम चल जाएगा। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम सबको पता है, बिजनेस में कई बार पढ़ते हैं, आज के आपके प्रैक्टिकल पेपर में भी था। बैंक ओवरड्राफ्ट टाइम बेसिस के हिसाब से कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। क्योंकि बैंक आपको ये फीचर तो दे रहा है लेकिन साथ साथ इसके ऊपर क्या लेता है आपसे? अच्छा वाला इंटरेस्ट। तभी तो बिजनेसमैन चाहता है एज सुन एज पॉसिबल मैं इसे क्या कर दूं? पे कर दूं। करता भी है बिजनेसमैन। और बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली वो लेता ही इसलिए कि कई बार हमारे डेटर्स हमें ऑन टाइम पैसा नहीं देते और हमें अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, तो कई बार अकाउंट माइनस में आ जाता है, दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट, कैश क्रेडिट। अगर एक बैंक को दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए विद इन 1 to 3 डेज अगर किसी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आप कैश क्रेडिट की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं बेटा। और लास्ट वन है शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स। लोन भी बैंक प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म भी। इनफैक्ट आप इसके आगे लिख सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म। आपकी बुक में तीनों टाइप के लोन्स थे बेटा, हमने पढ़ा था। शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर, मिड टर्म 1 to 3 ईयर, और लॉन्ग टर्म किसमें आ जाएगा फिर? एकदम मोर देन 3 इयर्स। जनरली होम लोन वगैरह जो आप लेते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तो लिख दीजिए ना इस लोन के आगे लॉन्ग टर्म लोन। 3 टाइप की फैसिलिटी बैंक हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस में बैंक क्या क्या आपको हेल्प करता है, हमने ये भी कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सबसे पहले एनईएफटी आपको दिख रहा है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देन एटीएम फैसिलिटी बैंक आपको प्रोवाइड करता है। आज के टाइम में एटीएम कम हो गया है, मतलब एटीएम डेबिट कार्ड के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है ना। लेकिन आप पैसा कहीं से भी विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम मशीन के थ्रू। तो वो डेबिट कार्ड बोलो, एटीएम बोलो, एटीएम का एडवांस वर्जन क्या आ गया है? डेबिट कार्ड, जिसके थ्रू आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। एटीएम कार्ड में पुराने टाइम में ये सिस्टम नहीं था, केवल आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, वो एटीएम मशीन का मेन वर्क रोल प्ले करता था। लेकिन अब इसका एडवांस फीचर आ गया, आप इससे शॉपिंग कीजिए ऑनलाइन, कोई इश्यू नहीं। इसमें आपने डेबिट कार्ड पढ़ लिया, क्रेडिट कार्ड भी कल हमने डिस्कस किया था। मेन जो था वो आरटीजीएस था, एनईएफटी और आरटीजीएस। इसमें मेरे हिसाब से डाउट नहीं रहना चाहिए। मोर देन 2 लाख का पेमेंट किसी को करना है, आरटीजीएस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट विद इन अ डे टाइम। लेकिन आरबीआई, वाया आरबीआई, आरबीआई को इसकी इंफॉर्मेशन 100% मिलेगी, उसके बाद ये ट्रांजेक्शन होता है 100%। ठीक है। लेस देन 2 लाख करना है किसी को पेमेंट, एनईएफटी। पहले की बात करूं, आज से कुछ साल पहले की, तो एनईएफटी में 2 से 3 दिन लग जाते थे। बट अब टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट आ चुका है ऑनलाइन, सेम डे
मतलब अगर मान लो किसी को आपको 3 लाख 4 लाख पेमेंट करना है तो एनईएफटी के थ्रू भी कर सकते हो, सेम डे हो जाता है। भाई जरूरी नहीं है कि आरटीजीएस ही यूज करना है आपको। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया, किसी को पेमेंट करना है, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, मुंबई में, दिल्ली में, आपके पास दोनों ऑप्शन है। लेकिन ऑफिशियल क्या कहते हैं कि अगर 2 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो क्या होना चाहिए, आरटीजीएस। एनईएफटी भी चलता है, कोई टेंशन नहीं, और सेम डे दोनों से पेमेंट हो जाएगा, सेम डे, टाइम नहीं लगेगा, विद इन फ्यू आवर्स। तो एडवांस सिस्टम हो गया, टेक्नोलॉजिकल, इतनी अच्छी बात। नेक्स्ट, ई कैश, जो आपके पास अमेजन पे के अंदर जो डिजिटल कैश रहता है उसको आप ई कैश कह देते हैं। यहां तक कल हम सब कुछ पढ़ चुके थे। इसके बाद मेन जो थीम आज हमें स्टार्ट करनी थी वो है इंश्योरेंस। क्या है इंश्योरेंस? सर रिस्क कवर मेन जो प्रोवाइड करता है वो क्या है? इंश्योरेंस। फाइनेंशियल, सबसे मेन फाइनेंशियल। ह्यूमन चला गया उसको नहीं लाके दे सकते वापस, बट फाइनेंशियल लॉस को एक इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है? कवर अप कर सकती है। जनरल इंश्योरेंस भी होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस। मराइन इंश्योरेंस होता है, शिप के थ्रू अगर आपका बिजनेस है तो उसको मराइन इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस। चलिए, इंश्योरेंस मींस व्हाट? इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन है? कंपनी। और हम कौन है? इंश्योर्ड। In which insurer agrees to make good the loss of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium। भाई इंश्योरेंस कंपनी कह रही है आप रेगुलर हमें कुछ पे करते रहो, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, इंश्योरेंस प्रीमियम भी आप बोल सकते हैं, और हम बदले में आपको एश्योरेंस दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, अगर कुछ लॉस हुआ तो हम पक्के से उसको कवर अप करेंगे। और नॉन ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, जैसे कि गाड़ी का इंश्योरेंस है, फर्नीचर का इंश्योरेंस है, बिजनेस का इंश्योरेंस है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम आपसे प्रीमियम तो ले रहे हैं, अगर कुछ इंसिडेंट हुआ, लॉस हुआ, तो हम कंपनसेट करेंगे, अगर लॉस नहीं हुआ तो कंपनसेट नहीं करेंगे। लाइक इफ यू हैव टेकन हेल्थ इंश्योरेंस, अब हेल्थ खराब हो गई, हाथ टूट गया, पांव टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, टीबी, मैंने कुछ भी प्रॉब्लम हो गया हेल्थ रिलेटेड, आपको कुछ पे नहीं करना, हॉस्पिटल जाइए, आपको 1 रुपया भी नहीं देना, पूरा बिल जितना भी है अप टू अ लिमिट। लाइक अगर आपने 10 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है तो 10 लाख के अंदर जितनी भी बीमारियां आपको लग सकती हैं, जो भी वटेवर, 2 लाख का क्लेम आया, आपको 1 रुपया नहीं देना, 3 लाख का है, आपको 1 रुपया नहीं देना, इंश्योरेंस कंपनी विल पे डायरेक्टली टू दी हॉस्पिटल। लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी वापस कुछ नहीं देगी, बल्कि एक गिफ्ट देगी कि अगले साल का प्रीमियम पे कर दो, अगर टाइम पूरा हो गया है। 1 ईयर में कितनी बार देते हैं हम? राइट, लाइक आई हैव टेकन हेल्थ इंश्योरेंस 3 इयर्स से पे कर रहा हूं, अराउंड 15,000 रुपीज पर एनम। कितना रुपीज? 5 लाख का कवरेज मिला हुआ है मुझे। कितने का बेटा? मेरा, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर, ठीक है ना, पूरी फैमिली का होता है। मम्मी पापा का लेना चाहो ले सकते हो, अमाउंट और ज्यादा पे करना पड़ेगा, फिर 15 नहीं हो सकता, 25-30,000, क्योंकि पेरेंट्स की एज ज्यादा होगी तो प्रीमियम ज्यादा, बीमार होने के चांस ज्यादा है। 3 इयर्स हो चुके हैं कंटिन्यूसली आई एम पेइंग, अभी तक कोई क्लेम नहीं लिया। इट मींस मैंने 45,000 मेरे डूब गए। लेकिन मान लीजिए 6th ईयर 7th ईयर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, किडनी फेल हो जाए, व्हाटएवर, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी अप टू 5 लाख। और अगर आपने क्लेम नहीं लिया हर साल, बल्कि आपको बोनस मिलता है कि अब 550, अब 6 लाख, अब 650, क्योंकि आप अच्छे से काम कर रहे हैं, अभी तक आपने एक बार भी, और चाहे कुछ लोग इसमें बेईमानी से बिल भी बनवा लेते हैं, वैसे डॉक्टर से सेटिंग की और क्या बनवा लिया? बिल, हॉस्पिटलाइज दिखा दिया, झूठे ही 2 लाख का 3 लाख का क्लेम ले लिया। कुछ लोग ये काम भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक खास बात क्या है, आप जो पे कर रहे हैं वो क्यों पे कर रहे हैं? रिस्क है, और रिस्क को कवर कौन कर रहा है? इंश्योरर। और वो भी कब? अगर कुछ होगा तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, नहीं हुआ हम कंपनसेट नहीं करेंगे। आप जितने भी आपके घर में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर है, जो भी व्हीलर है, सबका इंश्योरेंस हो रखा है, पेरेंट्स से कंफर्म कर सकते हो। अगर गाड़ी ठुकेगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम का पैसा देगी। अगर आप एक्टिवा की बात करें, अप्रोक्सीमेट 5 to 7,000 के बीच में, या 5 तो मान ही लो आप, इतना पे कर रहे हैं हर साल आपके पेरेंट्स। लेकिन अगर एक्टिवा को कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसमें आप सबके हिसाब से बताइए, अगर आप इंश्योर्ड है तो ये अच्छी चीज है या क्या लग रहा है? आप हर साल 5,000 दे तो रहे हैं, आप बच्चा कह रहे हैं सर 5,000,
और मिला क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। लेकिन अगर हो जाता और 30-40,000 का क्लेम आता तो इंश्योरेंस कंपनी सही भी तो करके देती। सोचिए, ठीक है, ये सब इंश्योरेंस की कहानी। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, कौन से इंश्योरेंस की? लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, यहां पर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं रियल लाइफ के हिसाब से। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस कराया, रिस्क के हिसाब से भी कराया और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी। इन दैट सिचुएशन आपने अगर 20 इयर्स का इंश्योरेंस लिया, 20 इयर्स, 30 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, व्हाटएवर, उतने टाइम तक आप पे करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी आपको बाद में पूरा अमाउंट विद इंटरेस्ट देगी, फुल अमाउंट विद इंटरेस्ट। तो बच्चा कहता है सर ये चीज तो अच्छी है, बिल्कुल सही है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि इंटरेस्ट रेट आप शेयर मार्केट जैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बैंक इंटरेस्ट से कुछ ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, धीरे धीरे पे कर रहे हो। सपोज आपने इंश्योरेंस लिया 10 लाख रुपीस का, आशीष कितने का लिया? 10 लाख। मैं मान रहा हूं सपोज आपकी एज 20 इयर्स, कितने इयर्स है इसकी एज? 20 इयर्स। इसने सोचा मैं 20 इयर्स का इंश्योरेंस ले लेता हूं, अपना लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख रुपीस का। 10 लाख का इंश्योरेंस डिवाइड बाय कितने इयर्स? 20 डिवाइड करो, आंसर आया 50,000, 50,000 रुपए। हर साल ये बच्चा 20 इयर्स का 50,000 पे कर रहा है। कब तक पे करोगे बेटा? 20 इयर्स। सपोज 2 इयर्स बाद आशीष जी, सपोज, क्योंकि होने को कोई टाल नहीं सकता, तो 2 इयर्स बाद इसके नॉमिनी को, मे बी वाइफ, मे बी पेरेंट्स, व्हाटएवर, ठीक है ना? सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात ध्यान से। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके नॉमिनी को मिलेगा। नॉमिनी कौन हो सकता है? ब्लड रिलेशन। ऐसा नहीं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो या ये, सॉरी, समझ रहे मेरी बात आप? कितना पेमेंट मिलेगा अगर 2 इयर्स बाद ऐसा हादसा हो गया? तो 10 लाख रुपीस, जितने का इंश्योरेंस है, प्लस कुछ और बोनस वगैरह। कुछ इंश्योरेंस कंपनी कभी इंटरेस्ट नहीं देती, क्या देती है? बोनस। सपोज कुछ भी नहीं हुआ, 20 इयर्स पूरे निकल गए, 10 लाख रुपीस बंदे ने मेहनत करके डिपॉजिट कराए, मान के चलो आफ्टर 20 इयर्स यू विल गेट अराउंड 25-26 लाख रुपीस। आप धीरे धीरे पे कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सर इतने साल बाद केवल डबल और थोड़ा सा ऊपर हुआ, 10 का 25। आप एक साथ नहीं दे रहे, आप छोटा छोटा अमाउंट दे रहे हो, और इंश्योरेंस कंपनी आपको रिस्क अच्छा खासा दे रही है। आप जरा सोच के देखिए, समझ रहे बात? तो कुछ लोग कहते हैं सर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इंश्योरेंस का, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर आपका बच्चा अपने बच्चे के नाम से इंश्योरेंस कर, अपने नाम से लिया, बेनिफिट बच्चे के लिए, तो फादर के साथ अगर कुछ हो जाता है, बच्चे को पूरा बेनिफिट मिलता है विदाउट पेइंग प्रीमियम। आपको कुछ नहीं देना। तो अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस। आपकी बुक को स्टार्ट करते हैं, चेकआउट। आपको वापस कुछ नहीं देना मतलब? लाइफ इंश्योरेंस लिया आपने, आप पे कर रहे हो, उसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है टर्म प्लान। कौन सा प्लान? टर्म प्लान। उसके अंदर एक खास बात है कि प्रीमियम बहुत कम आता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें 10 से 25 वाली चीज समझ नहीं आती, हमें तो बहुत कुछ चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, वहां इन्वेस्ट करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी से टर्म प्लान ले लेते हैं, जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है, सबसे चीप, सस्ता। 50 लाख का इंश्योरेंस लिया आपने, साल का प्रीमियम आप सबकी एज में 20 इयर्स अगर मैं मानूं, ईयर का प्रीमियम मुश्किल से 10,000 रुपए, 10,000, और इंश्योरेंस कितने का है? 50 लाख। लेकिन उसमें मरना पड़ेगा। मतलब समझिए बात, आपने 20 इयर्स का इंश्योरेंस लिया 50 लाख का, पर एनम आपकी इंस्टॉलमेंट मुश्किल से बेटा 10,000। अगर आपकी एज कितनी है? 20 इयर्स। 20 इयर्स का आपने लिया, अब आप 20 साल में कितना भर रहे हो? जरा सोचिए, पर एनम 10,000 है, 20 इयर्स में कितना भरोगे? 2 लाख। और मान लो 20 साल में से किसी भी साल आपके साथ हादसा हो गया, इंश्योरेंस कंपनी आपको, सॉरी आपको नहीं, आपको तो आपकी नॉमिनी को 50 लाख रुपए दे देगी। तो एक समझदार इंसान ये इंश्योरेंस लेता ही लेता है, 100% लेता है। क्यों? क्योंकि 20 to 50 के बीच में चांसेस होते हैं कई बार एक्सीडेंटल डेथ या कुछ भी, कई बार ऐसा हादसा हो जाए, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बहुत अच्छा बेनिफिट। वापस क्या देना है? हर साल 10,000 दे रहे हैं ना, अप्रोक्सीमेट। नॉमिनी को तो मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा बेटा।
देना है डेथ सर्टिफिकेट देना है, डेथ सर्टिफिकेट सिंपल। और डेथ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ आ गया कि पी के चला रहे थे, एक्सीडेंटल डेथ हुई है, इंश्योरेंस कंपनी देगी 0, सांत्वना देने आएगी घर पे बस। कोई कंपनी का भी सॉरी आपने जमा करा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? सीधा क्या, कैसा भी हो जाए एक्सीडेंट तो बेटा एक्सीडेंटल होता ही है, तो इट्स ओके, ठीक है ना, उसमें छोटी मोटी खरोंचाई कुछ नहीं मिलेगा। आ जाए आपके बुक पे जल्दी से। कैसे भी डेथ नहीं, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म इंश्योरेंस एक समझदार इंसान सबसे पहले लेगा। आई हैव रिसेंटली टेकन, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद यू। ईयरली आई एम पेइंग अप्रॉक्सीमेट 15,000। एज थोड़ी ज्यादा है ना बेटा, 36 के आसपास है ना, तो थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा आएगा। 50 लाख पे आई एम पेइंग अराउंड 15,000 रुपीज फॉर 30 इयर्स। मैं 30 इयर्स तक पर एनम कितना पे करूंगा बेटा? 15,000। मल्टीप्लाई करके बता सकते हो? 15,000 इंटू 30 हो गया सीधा 450। इसमें लिखने की क्या, अब 4,50,000 रुपए मैं नेक्स्ट 30 इयर्स तक पे करूंगा। एज कितनी हो जाएगी तब तक? 66। आज के टाइम में 50-60 में काम पक्के में हो जाता है, जनरली ऐसा मानते हैं। अब सोचिए, मतलब अगर 66 से पहले मेरे साथ कुछ हादसा होता है तो कोशिश कर लो, मान लो यार, और क्या, इससे कौन सी बिग डील है। तो 30 इयर्स के अंदर बेटा अगर कुछ भी होता है, फैमिली विल गेट 50 लाख एट एनी कॉस्ट, 100%। और उसके अलावा 30-40 लाख का अलग है, उसमें विद रिटर्न्स वाला है, विद रिटर्न्स। लेकिन इसमें क्या, अगर 30 इयर्स तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, इंश्योरेंस कंपनी वापस कुछ नहीं देगी बेटा। क्योंकि आप सोचिए, मैं 30 इयर्स में अप्रोक्सीमेट 4,50,000 दूंगा बेटा, और मुझे रिस्क कवर कितने का मिल रहा है? 50 लाख। कैसा है ये सौदा? अच्छा है बुरा है, क्या लगता है? इट्स गुड, इट्स गुड। मतलब ये आपके कंफर्ट जोन में रहने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस दोनों कंपलसरी लेने चाहिए, ठीक है ना? इज इट ओके? चलिए, अभी आप छोटे हैं लेकिन बड़े हो तो सबसे पहले लेना। आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से जल्दी से। इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, आ जाओ बस, सब कट टू कट। Insurance provides the following services to the insured person. Number 1, प्रोटेक्शन। क्या मतलब हुआ बताइए? अपने टॉपिक पे आते हैं जल्दी से। प्रोटेक्शन, डेफिनेटली सर प्रोटेक्शन मिल रहा है, सेफ्टी मिल रहा है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी दुकान में आग लग गई, यू विल गेट 0 रुपीज, सिंपल, अगर इंश्योरेंस नहीं है। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। क्या मतलब हुआ बेटा? सर रिस्क को हमने डाइवर्ट कर दिया ना सर, हम बच गए, सीधी सी बात, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और आप चाहे तो आप अलग अलग कंपनी से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, बढ़िया है, क्योंकि एक कंपनी ने कम दिया तो दूसरी से भी आपको कंपनसेशन मिल सकता है। नंबर 3, कॉम्पिटिटिवनेस मींस व्हाट, बताइए। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस? हम एक काम करते हैं, बुक ओपन करते हैं और साथ साथ आपकी बुक से डिस्कस करते हैं। इतना भी इसको इजी मत लीजिए बच्चों, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छी बात है बेटा। देखिए आपकी बुक में तो पॉइंट्स डिफाइन ही नहीं किए हुए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस न्यू वर्जन में नहीं है क्या? प्लीज चेक इट आउट। या तो लास्ट ईयर के वर्जन पे मैंने देख के टाइप कर दिया होगा, जो टॉपिक डिलीट हो गया, अच्छी बात है। बाकी आप देख सकते हैं, स्पेशलाइजेशन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, क्योंकि बेटा देखिए, नहीं है ना न्यू बुक में, तो इसको कट कर। न्यू वर्जन में ये है या नहीं है इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस? जरा चेक इट आउट बेटा, ऑल ऑफ यू। नहीं है, बढ़िया जी, काट दो, बहुत अच्छी बात। इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, बाकी ये एक बेसिक टॉपिक है, ये आपके 11th बिजनेस स्टडीज का नहीं है। अब सबसे मेन जो इस चैप्टर का एस्पेक्ट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। जैसे आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे 13 to 14, यहाँ पर इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हैं, और वो सच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके पेपर में मान के चलिए 100% आएंगे। नंबर 1 क्या दिख रहा है बताइए? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, याद है किसी को? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यहाँ पर इंश्योरेंस की बात चल रही है।
बिल्कुल बिल्कुल। अब जल्दी से सुनिए 2-4 मेन लाइनें। बिल्कुल, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर दोनों के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। वी कैन नॉट हाइड एनीथिंग। इज इट ओके? जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं कुछ भी हाइड नहीं होना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी एनीथिंग एनीथिंग आप उसको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए विद इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है? कुछ भी अगर आप छुपाते हैं कंपनसेशन नहीं मिलेगा, बाद में आप कहेंगे कुछ नहीं होगा। इसमें एग्जांपल भी बहुत अच्छा लिखा है कि एक इंसान ने छुपाया कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम था और बाद में हार्ट अटैक के थ्रू डेथ हो गई, यू विल गेट 0। और बाद में फिर ऐसे कस्टमर कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी अच्छी नहीं है, LIC अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको पहले से बताना चाहिए, कुछ भी छुपा नहीं सकते। ऑल दी मटेरियल फैक्ट्स, मटेरियलिटी कंसेप्ट की तरह आ गया यहाँ पे भी। मटेरियल फैक्ट मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए। सेकंड क्या दिख रहा है बेटा आपको, बताइए जल्दी से। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये बहुत मजेदार है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पढ़ा तो बच्चा ये कहते हैं इंटरेस्ट, भाई हमेशा हमेशा भी पैसे की बात नहीं होती। प्रिंसिपल ऑफ, हाँ जी, एनीबॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट? आप जिसका इंश्योरेंस करा रहे हैं, मान लीजिए मैं मेरे फादर मेरा इंश्योरेंस करा रहे हैं या मैं उनका इंश्योरेंस करा रहा हूं, कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन मैं आपका इंश्योरेंस थोड़ी ना करा सकता हूं, मैं अपने दोस्त का इंश्योरेंस थोड़ी ना करा सकता हूँ। हिंदी में इसको बोलते हैं बीमा योग्य हित। एग्जैक्टली नाम भी बताऊं तो कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए। देखिए लिखा है इसके अंदर, द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ गैम्बल। भैया मुझे लग रहा है अयान खान का इंश्योरेंस कराता हूं 50 लाख का और बाद में इसका मर्डर करा देंगे बेटा, 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है भैया, ऐसा थोड़ी ना होगा बेटा। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि हमारे बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जिसका इंश्योरेंस करा रहे हैं उसका कुछ आपके साथ रिलेशन, ब्लड रिलेशन तो हो। नहीं, मैं अपना करा रहा हूँ, इट्स ओके। मैं नॉमिनी बना रहा हूँ मेरी वाइफ को, इट्स ओके कि भाई मेरे अगर मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, सीधी सी बात। तो फिर नॉमिनी, देखिए अकेला सिंगल इंसान किसको नॉमिनी बनाएगा? कहीं ना कहीं कुछ क्लियर तो हो कि आखिर हम लाइफ इंश्योरेंस क्यों ले रहे। नहीं, फिर आप ऐसा कर सकते हैं असाइनमेंट, हेलो हेलो, नहीं नहीं, या तो आप असाइन कर दीजिए रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू कि मेरी अगर डेथ हो जाती है तो एक पर्टिकुलर संस्था को, NPO NGO को ये पैसे मिल जाए, उस हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो जाए, इट्स ओके। आप डिफाइन कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए, लिख दीजिए डॉक्यूमेंट। बैंक अगर LIC इंश्योरेंस कुछ कह रहा है तो एक स्टाम्प पेपर लगा दीजिए कि ठीक है, आई एम सिंगल सोशल एनिमल, मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो ठीक है, इट्स ओके। अदरवाइज एक बात फैक्ट है कि मैं अपने फ्रेंड का इंश्योरेंस लेना चाहूं, एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे देखिए लिखा है बहुत अच्छी बात, अ पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज स्पाउस और फॉर हिज चिल्ड्रन, बट ही और शी कैन नॉट टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अ स्ट्रेंजर। मजाक थोड़ी ना। और आगे लिखा इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, अगर आप फायर इंश्योरेंस करा रहे हैं तो देखिए लिखा है द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ फाइनेंशियल लॉस if the subject matter is subject damage to prove the interest, or he must be the owner of the subject matter। एग्जांपल लिखा है, एक इंसान ने क्या किया, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, अपनी फैक्ट्री की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन लिया, ठीक है, और आगे लिखा है then the lender can take fire insurance of that factory without being the owner of that factory। एक बात सुनिए, एग्जांपल क्या कह रहा है, एक इंसान ने अपनी फैक्ट्री के अगेंस्ट में क्या लिया, लोन लिया, ठीक है, मेरी फैक्ट्री है, मैंने बैंक से इसके लिए लोन लिया। अब बैंक चाहे तो उस लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए फायर इंश्योरेंस ले सकता है, क्योंकि बैंक कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी को कि मैंने ये XYZ कंपनी है, इसको लोन दिया 50 लाख का, अब कल को इसके मालिक की डेथ हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेरे पैसे तो डूब सकते हैं। तो वो चाहे बैंक तो उसके बदले में भी क्या ले सकता है, इंश्योरेंस ले सकता है, इट्स ओके। हालांकि आज के टाइम में आप सबको बता दूं प्रैक्टिकली, आपके जितने भी पेरेंट्स, जो भी जिसके भी पेरेंट्स हैं, अगर होम लोन या कोई लोन लिया है,
मान के चलिए लोन के साथ में वो आपको एक चीज फोर्सफुली देंगे, वो है इंश्योरेंस। एग्जांपल लेता हूं, आपके पेरेंट्स ने 20 लाख का होम लोन लिया, इट मींस धीरे धीरे पे करेंगे, 100% लॉन्ग टर्म लोन्स पे होगा, मान के चलिए। आप मुझे एक बात बताओ ना, आपने 20 लाख का लोन लिया बैंक से, होम लोन, अब अगर आपकी डेथ हो गई तो होम लोन कौन पे करेगा? प्रॉब्लम आ सकती है। तो बैंक आपको इसके साथ में एक अटैचमेंट देगा कि आपको अपना एक टर्म इंश्योरेंस, कौन सा इंश्योरेंस जो मैंने बताया था, टर्म प्लान लेना ही लेना है। जितने साल का लोन है आपको हर साल ये अमाउंट 2000-4000 एक्स्ट्रा पे करना होगा, क्योंकि अगर आपकी डेथ हो गई तो जितना भी लोन का अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देगी। बात खत्म हो गया, खत्म। नेक्स्ट पे आइए, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। और इंडेमनिटी बहुत अच्छा है, ये एक केस में एप्लीकेबल नहीं है। एक इंश्योरेंस कौन सा है जिसमें ये इंडेमनिटी, लाइफ इंश्योरेंस के केस में। इंडेमनिटी क्या है? हिंदी में इसका नाम है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षति होगी, अगर लॉस होगा तो ही पैसा मिलेगा, नहीं तो अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, गाड़ी के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स के साथ क्या है? अगर हमने नॉर्मल इंश्योरेंस कराया इंश्योरेंस कंपनी से कि भैया हम तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करा रहे हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स यही है LIC के, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के, क्योंकि हम सब इंसान बहुत गंदे हैं। हम एक ही बात कहते हैं, जब भी हमारे आपके पेरेंट्स या मैं एज अ पेरेंट कोई इंश्योरेंस कराने जाएंगे या कोई मिलेगा एजेंट, तो हम क्या बात करते हैं? बाद में कितना मिलेगा। हर एक का एक ही क्वेश्चन, बाद में कितना मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में ऐसा इंडेमनिटी वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इज इट ओके? ठीक है, लिखा भी आपकी बुक में, 2 मिनट में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस प्रॉफिट का काम नहीं है भाई, समझ रहे हो? ये तो रिस्क को कवर कर रहा है आपको। अगर लॉस होगा तो हम आपके हेल्प करने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज हम रेडी नहीं है। सिंपल। द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज बिफोर द लॉस। अगर एक दुकान में आग लग गई, 20 लाख का लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है आप घबराइए मत, हम 20 लाख आपको कंपनसेट करेंगे। लेकिन अगर आग नहीं लगी तो हमसे उम्मीद मत रखना। लगाते हैं, विशाल मेगा मार्ट में ये सुना कि जबरदस्ती लगाई थी उन्होंने आग, खुद ने जान के, क्योंकि कई बार सामान नहीं बिकता तो कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, लगाओ आग। लेकिन अगर पता लग गया रिसर्च में तो इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू 0। लेकिन लोग बहुत शातिर थे, करते हैं बेटा। इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है कई लोग करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है? वो तो डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करती है? किसी ने देखा है क्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को या LPS को देखा? इट्स आर्टिफिशियल नेम गिवन बाय द ऑनर ऑफ द स्कूल। एयरटेल को देखा है क्या? आर्टिफिशियल नेम ही तो है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आइए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कोई बता दो भाई, अब आप भी बोलो, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। हंस तो रहे हो वेदांश? What does it mean? Principle of contribution. कितना इजी है बेटा आओ आपकी बुक के थ्रू पढ़ते हैं। फॉर्मूला है अच्छा है डेफिनेटली इसमें। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज कोरोलरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। सर क्या मतलब, कैसे? आइए आगे 2 लाइन पढ़िए, समझ में आ जाएगा। According to this principle, if a person has taken more than one insurance policy for the same subject matter, then all the insurers will contribute the amount of loss and compensate him for the actual amount of loss. भाई एक बात सुनिए, आपकी दुकान है और बहुत बड़ी दुकान है, आपने 50 लाख का इंश्योरेंस लिया एक कंपनी से। अब आपको थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि प्राइवेट कंपनियां हो सकता है पैसा दे ना दे, इट्स अ रिस्क। अभी मिल लूंगा 5 जाओ बेटा। तो अगर आपने हेलो ए इंश्योरेंस कंपनी से 50 लाख रुपीस का इंश्योरेंस लिया, आपको रिस्क लग रहा है कि कल को आग लगे तो मे बी ए कंपनी पैसा दे ना दे, तो आपने रिस्क से बचने के लिए क्या किया? दूसरी कंपनी से भी 20-30 लाख का इंश्योरेंस करा लिया। नीचे झुक के चले जाओ। आपने दूसरी कंपनी से एक और इंश्योरेंस ले लिया,
मे बी 30 लाख का, मे बी कितने का विशाल, 30 लाख, और सच में आग लग गई। अब आप सोच रहे हो चलो बढ़िया है, ए कंपनी से 50 ले लेते हैं, बी कंपनी से 30, ये तो मजे आ गए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मिलकर कंट्रीब्यूशन के रूप में फॉर्मूला लिखा है, आप चेक करना, लिखा है नीचे, सब कुछ डिफाइन। तो उनको कैसे पता चलेगा? ऑनलाइन, जैसे हम सिविल स्कोर की बात करते हैं, सबको सब कुछ पता चलता है बेटा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली बिल्कुल। आइए आइए काम करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्टली आपस में इंटरकनेक्टेड है बेटा, भले सेपरेट है। आप एग्जांपल सुनिए, इतना ही पढ़ लेंगे भले लास्ट जल्दी से। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन गेट्स हिज हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 1 लाख। समझ में आ रही है बेटा? अपनी बुक पे फोकस कर लीजिए। एक इंसान ने अपने घर का 1 लाख का इंश्योरेंस कराया ए कंपनी से और 50,000 का कराया बी कंपनी से। आग लग गई, 75,000 का लॉस हो गया। Then A is liable to pay 50,000 and B is liable to pay 25,000. सर ये कैसे हुआ? भाई एक बात सुनिए, आपने ए कंपनी से कितने का कराया इंश्योरेंस? 1 लाख, और बी कंपनी से कितने का कराया? 50,000। किस पे अमाउंट आपने प्रीमियम ज्यादा पे किया होगा? 1 लाख पे, 50 पे? ऑफ कोर्स 1 लाख वाले पे कुछ ज्यादा पे किया होगा और दूसरे वाले पे कुछ कम पे किया होगा। इज इट ओके? इज इट ओके? अब कह रहे हैं हम कि सपोज आग लगी, 75,000 का लॉस हो गया, किस रेशो में इंश्योरेंस लिया है? हाँ जी बेटा, किस रेशो में इंश्योरेंस लिया है? 2:1। आपको पैसे भी कैसे मिलेंगे? 2:1। सपोज लॉस होता 60,000, बताइए कौन सी कंपनी से कितना मिलता? ए देता 40, बी कंपनी देता 20, बात खत्म, फिनिश, डन। पूरा तो मिलेगा अगर लॉस हुआ है तो बेटा, लेकिन पूरा मीन्स ऐसे नहीं कि दोनों से आपने ले लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल। और ये रियल लाइफ की बात है, ऐसे तो हम नहीं तो इसको प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बना लेंगे, आप समझ रहे हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें बेटा, तो हम कहीं से भी लेंगे, हमें पूरा पैसा मिलेगा। अगर आपने अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कराया है, वो भी एक कैलकुलेटर होता है कि आप पर मंथ कितना अर्न करते हैं, आपकी एज क्या है, कितना एक्सपेक्टेड आप कमा लेंगे अपनी लाइफ टाइम में, उससे ऊपर का इंश्योरेंस आप नहीं ले सकते। ये बात फैक्ट है, ध्यान रखना। 3 से लो, 10 से लो, पूरा पैसा मिलेगा, हर कोई पूरा देगा। बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस में कई सारे ऑप्शंस है बेटा, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस तो आजकल सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों की कैटेगरी में आता है आपके, और रिस्क कवर भी मिलता है आपको, सेविंग भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, प्रोटेक्शन भी मिल रहा है आपको। अगर आपने 5 इंश्योरेंस कंपनी से अलग अलग इंश्योरेंस कराया, सबसे पूरा पूरा पैसा मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये तो अलग ही चीज होगी ना, इसमें तो बेटा अगर लॉस नहीं हुआ तो वापस कुछ भी नहीं मिल रहा। Whereas लाइफ इंश्योरेंस की जितनी भी जनरल पॉलिसीज है, टर्म प्लान के अलावा आपको विद इंटरेस्ट, विद बोनस रिटर्न्स मिलता है। सिंपल, क्लियर है बेटा? चलिए रिमेनिंग जो भी आप एक बार रिवाइज कीजिए, कल कोशिश करेंगे रिमेनिंग पोर्शन करके कंप्लीट करें। इज इट ओके? चलिए, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।